ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। दिन की बड़ी खबर के साथ शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। क्या कांवड़ियों की गुंडागर्दी पर कानून का कोई कंट्रोल नहीं है? इस सवाल के साथ आपको शहर शहर बेकाबू कांवड़ियों का हिंसक चरित्र आज हम दिखाने जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा में हाईवे बंद हो जाते हैं, कोई सड़क पर नमाज पढ़ ले तो केस हो जाता है। कांग्रेस नेता दानिश अली के इस बयान पर कांवड़ वर्सेस नमाज वाला कैसा सियासी युद्ध छिड़ा है, ये भी हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। आज हमारी तीसरी खबर देश की हर बेटी से जुड़ी हुई है। ओडिशा में एक कॉलेज में एचओडी की हरकत से परेशान छात्रा को जान क्यों गंवानी पड़ी, ये खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट टेस्ला का टशन। तो शुरुआत करते हैं भारत की बात की। और आज सबसे पहले बात कांवड़ यात्रा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी की, आस्था के नाम पर आम आदमी को हो रही मुश्किलों की। ये दो तस्वीरें अब आपके सामने होंगी। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर उन घटनाओं की है जिसपे कांवड़ यात्रा के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है। कांवड़ियों के भेष में कुछ उपद्रवी तत्व लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। हमारे और आप जैसे लोगों की कारों वाहनों पर लाठी डंडे और पत्थर बरसा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आस्था के नाम पर आम आदमी को हो रही परेशानियां दिखाती है। कांवड़ यात्रा के चलते सड़कों पर लंबा जाम लग रहा है, एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं मिल पा रहा। हमारे और आप जैसे नौकरी पेशा लोग हर दिन घंटों जाम में फंसकर अपने अपने दफ्तर पहुंच रहे हैं। माना कि भारत जैसे संवैधानिक देश में हर किसी को अपने अपने धर्म के पालन का पूरा अधिकार है, लेकिन धर्म आस्था के नाम पर दूसरे लोगों के अधिकारों का भी हनन नहीं किया जा सकता है। लेकिन लगातार ऐसा हो रहा है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। कांवड़ यात्रा के नाम पर शहर शहर उत्पात, आतंक मचा हुआ है। कांवड़ यात्रा की रूट पर लोगों को कार या बाइक लेकर निकलने में डर सा लग रहा है। पता नहीं वो कब कांवड़ियों या कहें कि ऐसे उपद्रवी तत्वों के क्रोध या आतंक का शिकार हो जाए। कब तक एक आम इंसान कांवड़ यात्रा के नाम पर हो रही इस गुंडागर्दी को बर्दाश्त करेगा? कब तक एक आम इंसान आस्था के नाम पर हो रहे इस आतंक को सहन करेगा? बस अब बहुत हो गया। अब कांवड़ियों के भेष में उत्पात मचा रहे ऐसे उपद्रवियों का इलाज जरूरी है। धर्म और आस्था के नाम पर उनकी गुंडागर्दी को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये तस्वीरें यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर हरिद्वार की है, जहां कुछ कांवड़िए सरेआम सड़क पर लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, वाहनों पर चढ़ रहे हैं, उन पर लाठी डंडे बरसाकर उन्हें तोड़ रहे हैं। पूरी सड़क पर जैसे कांवड़ियों का कब्जा है। दुर्भाग्य ये कि दूर दूर तक इनके आतंक को रोकने वाला कोई नहीं हैं। यहाँ पर तस्वीरों में कि किस तरह से लगातार यहाँ पर इस वक्त उत्तराखंड बॉर्डर पर मौजूद है और यहाँ पर लगातार जो कांवड़िए हैं वो दूसरे कांवड़ियों को पकड़ रहे हैं और उसके अलावा उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान लगता है कि कांवड़ियों को कानून तोड़ने का कवच मिल जाता है। अब जरा मेरठ की इन तस्वीरों को देख लीजिए। स्कूल बस से कांवड़ियों को जरा सी साइड लग गई, फिर क्या था? कांवड़ियों ने स्कूल बस पर धावा बोल दिया, शीशे तोड़ डाले। पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। सोचिए अगर इस बस में स्कूली बच्चे होते तो क्या होता। कांवड़ियों को लगता है कि उन्हें काबू करने वाला कोई नहीं है। वो बम भोले का जयकारा लगाएंगे और हर कानूनी बाधा से बच जाएंगे। गाजियाबाद में भी एक कार चालक कांवड़ियों के क्रोध का शिकार हुआ। आरोप है कि यूटर्न लेते हुए कार की साइड लगने से कांवड़ खंडित हो गई। इसके बाद कांवड़ियों ने कार को ही खंड खंड करने का मन बना लिया। बाद में पुलिस ने भी कांवड़ियों के साथ कुछ नहीं किया, उल्टे कार सीज की और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। कांवड़ियों का कहर सिर्फ कार चालकों पर ही नहीं टूट रहा, बल्कि दुकानदार भी उनके क्रोध का शिकार हो रहे हैं। हरिद्वार में कांवड़ियों की एक दुकानदार के साथ कहासुनी हो गई। कांवड़ियों ने दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बाद में सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। अब इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? कौन सा धर्म महिलाओं के साथ मारपीट की इजाजत देता है?
यहाँ महिला स्कूटी चालक ने कांवड़िये को मामूली सी टक्कर मार दी, जिसके बाद कांवड़ियों ने मिलकर महिला के साथ मारपीट की। रुद्रप्रयाग से भी कांवड़ियों के उत्पात की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ होटल संचालक के साथ कांवड़ियों ने जमकर मारपीट की, स्थानीय लोगों और दुकानदारों पर पथराव किया, कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल उठता है कि क्या ये कांवड़िये कानून से ऊपर हैं? क्या धर्म आस्था के नाम पर इन्हें कुछ भी करने की इजाजत दी जा सकती है? अगर नहीं तो फिर ऐसी घटनाओं पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा? तो क्या ये सब देखकर आप इन्हें कांवड़िये कहेंगे? हम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि कांवड़िये ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकते। हम बताते हैं कि कांवड़िये क्या होते हैं। सच्चे कांवड़िये भगवान और इंसान दोनों का सम्मान करते हैं। वो कांवड़िये नहीं हो सकते जो भगवान के नाम पर आम इंसान के साथ मारपीट कर रहे हैं। सच्चे कांवड़िये के भीतर समर्पण की भावना होती है। मारपीट करने वाले कांवड़ियों से समर्पण की उम्मीद करना ही बेईमानी है। सच्चे कांवड़िये का मतलब है त्याग की भावना से भरा होना। जो लोग कांवड़ यात्रा के नाम पर मारपीट कर रहे हैं, उन्हें तो त्याग का मतलब तक नहीं पता होगा। ऐसे कांवड़ियों का मकसद कांवड़ लाकर पुण्य कमाना नहीं है, बल्कि आम इंसान को परेशान करना है। अगर आपको लगता है कि हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो कांवड़ यात्रा के नाम पर गुंडागर्दी का एक और वीडियो सबूत देख लीजिए। हो सकता है आपने ये वीडियो सोशल मीडिया पर देखा भी हो। ये वीडियो उत्तराखंड के रुड़की से आया है, जहां विक्की नाम के ये सरदार जी नावेद नाम के व्यक्ति के ढाबे पर काम करते हैं। ढाबे पर काम करने वाला सारा स्टाफ हिंदू है। कुछ कांवड़ियों ने यहाँ चाय पी। चाय पीने के बाद जब ढाबे के मालिक का नाम पढ़ा तो सरदार जी पर गुस्सा उतार दिया। क्या आप इसे सही मानते हैं? ये वीडियो देखिए। तुम्हारी ड्यूटी 24 घंटे की सही, हमें क्या लेना देना? तुम्हारी ड्यूटी 2 घंटे की सही, हमें क्या लेना देना? ये नावे खान की दुकान पे चाय कैसे पिलाई? अमरनाथ यात्रा में नहीं पता मैंने बताया कि ये नावे खान का, हमें नहीं पीना पानी नावे खान की दुकान पे। नहीं, लॉजिक नहीं चाहिए हमें। तो हमारा सिस्टम ऐसा हो गया है कि कांवड़ियों के नाम पर सब चलता है। कांवड़ यात्रा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी की तस्वीरें आपने देख ली। अब आपको आस्था के इस पर्व से आम आदमी को हो रही मुश्किलों का एक ट्रेलर दिखाते हैं। अगर कांवड़ियों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जा सकती है, तो हमारे और आप जैसे इंसानों के लिए क्यों नहीं? कांवड़ियों की वजह से हर दिन सड़कों पर लंबा जाम लग रहा है। कांवड़ियों के लिए विशेष मार्ग का इंतजाम है, लेकिन जाम में फंसी अस्पताल की एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं मिल पा रहा। लोग घंटों जाम में फंस रहे हैं। कोई अपने दफ्तर के लिए लेट हो रहा है, कोई घर से जरूरी काम के लिए निकलता है, लेकिन जाम में फंसकर रह जाता है। और यात्रा के मद्देनजर कालिंदी कुंज से नोएडा जाने वाले 2 लेन के रास्ते को 1 लेन में कर दिया गया, और जिसके चलते भारी संख्या में जो ट्रैफिक की परेशानी है वो लोगों को होती हुई नजर आएगी। और इसी के साथ जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। तस्वीर है एम्बुलेंस की, जो इस ट्रैफिक जाम से जूझती हुई नजर आ रही है। ये सामने आप तस्वीर देखिए, इस लाल रंग की बस के ठीक पीछे एम्बुलेंस जो है वो भी इसी ट्रैफिक जाम में जूझती हुई नजर आएगी। इस तरह की कुछ परेशानी, कुछ दिक्कतों का सामना और लोगों को करना पड़ रहा है, जहां पर एम्बुलेंस जो है वो भी इसी ट्रैफिक में फंसी हुई नजर आएगी। सर, कितनी देर से ट्रैफिक में खड़े हुए? आधे घंटे से, और डेली का है, ये पहले दिन का नहीं है। कांवड़ यात्रा का रूट डाइवर्ट हुआ है, इस वजह से 2 लेन में से 1 लेन कर रही है, इस वजह से ज्यादा समस्या हो रही है। ज़्यादा समस्या ट्रैफिक में सर तकरीबन पौन घंटा हो गया मुझे, और कोशिश ये कर रहे हैं कि निकल जाए और मंजिल तक पहुंच जाए। के मद्देनजर जो रूट 2 लेन वाला 1 लेन में हुआ, इस वजह से और हाँ सर, इसी वजह से दिक्कत हो रही है, लेकिन दिक्कतों का सामना करेंगे क्योंकि त्यौहार फेस्टिवल भी मनाना बहुत जरूरी है। कांवड़ यात्रा के, लेकिन जो आने जाने का यात्री है, जहाँ जाने का वो सुविधा होनी चाहिए ना उनके लिए। एक कांवड़ यात्री के लिए अगर रोड बंद हो जाए तो यहाँ तो जाम होगा ही होगा। अब कांवड़ यात्रा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी और आम आदमी को परेशानी वाली ये तस्वीरें राजनीति का विषय बन रही है। इन तस्वीरों के बहाने कांवड़ वर्सेस नमाज वाली सियासी संग्राम की शुरुआत हो गई है। इस संग्राम की शुरुआत हुई है पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता दानिश अली के एक बयान से। बयान में उन्होंने सिस्टम के डबल स्टैंडर्ड की तरफ इशारा किया है।
दानिश अली ने कहा है कि आप एक तरफ कांवड़ यात्रा में हाईवे बंद कर देते हैं, दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति साल में एक बार सड़क पर नमाज पढ़ने निकलता है तो उस पर केस दर्ज हो जाता है। ये दोहरे मापदंड आखिरकार क्यों? कानून की नजर में तो सब धर्म बराबर होने चाहिए। ये धार्मिकता है क्या? मारपीट करना, गाली गलौज करना धार्मिकता है? तो लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं है इनके। जब मुसलमानों की बात आएगी तो ऐसा लगेगा हंटर लेके पुलिस खड़ी रहेगी। ये राज्य का काम नहीं होता है कि आप अपने नागरिकों में विभेद करें। योगी सरकार इस देश के बहुसंख्यक समाज का रात दिन तुष्टीकरण में लगी हुई है, मेरा ये आरोप है। ये गैर जिम्मेदार टिप्पणी उनकी है। कांवड़ यात्राएं चलती हैं, परंपरागत तरीके चली जा रही हैं और ये उनका एक फ्रस्ट्रेशन है। तो मुझको लगता है मुख्यमंत्री यहाँ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है। वैसे कांवड़ी अगर कुछ गलत कर भी देते हैं तो धर्म आस्था के नाम पर उन्हें माफी मिल जाती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कांवड़ियों या कांवड़ यात्रा के खिलाफ एक शब्द भी बोल दे या कोई कविता ही कह दे तो उस पर केस दर्ज हो जाता है, पुलिस पे शिकायत हो जाती है। जैसा यूपी के बरेली में एक शिक्षक रजनीश गंगवार के साथ हुआ है। एमजीएम इंटर कॉलेज में पढ़ाने वाले रजनीश का 27 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। वीडियो में टीचर रजनीश गंगवार एक कविता पढ़ रहे हैं। पहले आप उनकी वो कविता सुनिए। हर जन जन तक पहुँचाना, कांवड़ लेने मत जाना, तू जान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तू जान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। अब इस कविता को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। लोग इसे धर्म से जोड़कर देख रहे हैं। टीचर पर आरोप लग रहे हैं कि वो छात्रों को धर्म से भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। टीचर के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। मैं शिक्षक हूँ, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, रास्ता रोके खड़ा है क्यों फकीर का। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। मेरा आस है सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों के लिए वो कविता थी और बड़ों के लिए मैं उसमें थी नहीं। जो बड़ों के लिए मैं उसमें कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कॉलेज के प्रांगण में छात्र छात्राओं को इकट्ठा करके कविता पाठ के माध्यम से कांवड़ यात्रा के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल बीएनएस की आवश्यक धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया ओपिनियन का है तो यूजर्स लिख रहे हैं कि कांवड़ियों का हाईवे पर कब्जा है, इन्हें प्रशासन, कानून, कोर्ट का कोई डर नहीं है। कांवड़ में हिंसा पर गहन चिंतन की जरूरत है। कांवड़िए देश की आर्थिक स्थिति बर्बाद करने पर तुले हैं। तो ये सोशल मीडिया का नजरिया आपके सामने था। हमारी दूसरी खबर एक बेटी की उस लड़ाई से जुड़ी है जो इंसाफ मांग रही थी, लेकिन उसे मौत मिली। ओडिशा से आई इस खबर को आपने टीवी चैनल पर शायद नहीं देखा होगा, लेकिन भारत की बात में मैंने इस खबर को आज इसलिए उठाया क्योंकि ये देश की हर बेटी से जुड़ी खबर है। आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो में एक बेटी के संघर्ष से लेकर उसके आत्मदाह करने तक की पूरी कहानी है। ये मामला ओडिशा में बालासोर के फकीर मोहन कॉलेज से जुड़ा है। यहाँ प्रिंसिपल रूम के बाहर 20 साल की एक छात्रा ने आग लगाकर आत्मदाह करने की कोशिश की। छात्रा 95% झुलस गई। पिछले 3 दिनों से भुवनेश्वर एम्स में जिंदगी मौत की जंग लड़ रही थी, लेकिन आखिर में वो ये जंग हार गई और सोमवार को उसने दम तोड़ दिया। इस छात्रा की कहानी आपकी आंखें नम कर देगी। आप जानते हैं कि उसने ऐसा खतरनाक कदम क्यों उठाया? क्योंकि उसने कॉलेज के एक प्रोफेसर के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोचिए, आज भी हमारे देश में बेटियां कितनी बेबस हैं। ये छात्रा फकीर मोहन कॉलेज में इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की पढ़ाई कर रही थी। पीड़िता ने 30 जून को कॉलेज के प्रोफेसर समीर कुमार साहू के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। कार्रवाई न होता देख 2 जुलाई से छात्रा कॉलेज परिसर में प्रदर्शन कर रही थी, जिसके बाद छात्रा ने 12 जुलाई को हेड ऑफ डिपार्टमेंट के यौन शोषण से परेशान होकर कॉलेज कैंपस में खुद पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा ली। छात्रा के खुद को आग लगाने के बाद ओडिशा पुलिस जागी और 12 जुलाई को आरोपी एचओडी समीर कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया गया।
यौन शोषण के खिलाफ उसने आवाज उठाई, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। थक हार कर उसने खुद की जिंदगी दांव पर लगा दी। बालासोर के फकीर मोहन कॉलेज की ये तस्वीरें 12 जुलाई की हैं, जिसमें एक छात्रा आग की लपटों में घिरी है। अब ये छात्रा इस दुनिया में नहीं है। सोमवार रात इंसाफ मांगते मांगते उसकी सांसों ने धोखा दे दिया। पीड़िता ने कॉलेज के शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष समीर कुमार साहू पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। छात्रा इंसाफ के लिए पिछले कई दिनों से दर-दर की ठोकरें खा रही थी। मेरे समझ में एक ही बात आता है, अपनी कॉलेज को बचाने के लिए उन लोगों ने मेरे बेटे को मार दिया। मेरा डिमांड है, इन लोगों को भी हिरासत में लेना चाहिए। सरकार के पास वही गुजारिश है। पीड़िता ने कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप घोष को एचओडी समीर कुमार साहू के करतूत के बारे में बताया था। छात्रा ने राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर सांसद, विधायक, शिक्षा मंत्री तक सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात पहुंचाई थी, लेकिन न आश्वासन मिला न न्याय। छात्रा ने आरोप लगाया था कि कॉलेज के एचओडी समीर कुमार साहू ने शारीरिक संबंध बनाने की मांग की थी, जिसके बाद कॉलेज के छात्रों ने उसी दिन कॉलेज का घेराव किया था। छात्रों की मांग पर कॉलेज ने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई थी। छात्रों की मांग थी कि आरोपी समीर कुमार साहू पर तुरंत एक्शन हो। इसी को लेकर 12 जुलाई को पीड़ित छात्रा प्रिंसिपल के रूम में गई थी, जहां उसने सुनवाई ना होने पर खुद को आग लगा ली। परिवार का आरोप है कि छात्रा को शैक्षणिक रिकॉर्ड खराब करने की धमकी दी गई थी। उस पर केस वापस लेने का दबाव बनाया गया, जिससे वो बुरी तरह से टूट गई थी। सिर्फ प्रिंसिपल को अरेस्ट करने में कुछ नहीं होगा। वो जो इंटरनल कमेटी में जो सारी मैडम और जो लोग भी थे, रिपोर्ट तो उन्होंने बनाया, फॉल्स रिपोर्ट। इन लोगों को भी हिरासत में लेना चाहिए। इन लोगों की क्या मंजूसा था, क्यों ऐसे किए इन लोगों ने। आज कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार की आंखों में आंसू भी थे और गुस्सा भी। बेटी की जलती ये चिता कई सवाल छोड़ गई है और इन्हीं सवालों को उठाते हुए ओडिशा में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। आज कांग्रेस ने भी बेटी के लिए सड़कों पर उतरकर न्याय मांगा। इस मामले में ओडिशा पुलिस ने अभी तक 2 गिरफ्तारी की है। पहली गिरफ्तारी आरोपी एचओडी समीर कुमार साहू की हुई है, जबकि दूसरी गिरफ्तारी कॉलेज के निलंबित प्रिंसिपल की हुई है। जिस किस्म की बलिदान दी है, इसमें जो भी इन्वॉल्व है सरकार उनके ऊपर कठोर कार्यानुष्ठान करेगी। अभी तो दोनों जेल में हैं जिसके नाम पे आई है, लेकिन जो कंप्लेंट कमेटी है जो भी तदंत में जो भी सामने आएंगे उनके ऊपर कठोर कार्यानुष्ठान होगा। प्रिंसिपल पर आरोप है कि उसने छात्रा की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से उसने ये खौफनाक कदम उठाया। अगर कॉलेज प्रशासन समय रहते समीर कुमार साहू पर एक्शन ले लेता तो आज उनकी बेटी जिंदा होती, लेकिन ऐसा ना हो सका। ओडिशा में 24 साल बाद सरकार बदली है, लेकिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार अब भी नहीं रुक रहे। इसी को मुद्दा बनाकर राजनीतिक दल एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। इस मामले पर राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा है, ओडिशा में इंसाफ के लिए लड़ती एक बेटी की मौत सीधे सीधे बीजेपी के सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। मोदी जी, ओडिशा हो या मणिपुर, देश की बेटियां जल रही हैं, टूट रही हैं, दम तोड़ रही हैं और आप खामोश बने बैठे हैं। राहुल गांधी के इस एक्स पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी एक्स पोस्ट कर जवाब दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, ओडिशा की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने इसे भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका बना लिया। कांग्रेस ने हर दुर्घटना में अवसर तलाशने का काम किया है। राहुल गांधी को अपने इस गैर जिम्मेदाराना बयान के लिए पीड़ित परिवार से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। छात्रा के लिए मांगे जा रहे न्याय के शोर के बीच राजनीति शोर भी खूब सुनाई दे रहा है। फेल तो पूरा भाजपा का सिस्टम ने उस बच्ची को कर दिया। उसकी समय रहते गुहार सुन ली होती, कार्रवाई कर दी होती, तो आज बच्ची अपने आप को आग के हवाले ना करती। वेकअप कॉल है वो बच्ची,
अपना जान देने के लिए निकल गई, केवल हम सबको जगाने के लिए कि हम सब जगेंगे। जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन टांगे हुए है ना, वहाँ टांग दें एक नया स्लोगन, बेटियां माफ करना, हम तुम्हें बचा नहीं पा रहे। कॉलेज की भी लापरवाही थी, जो उन्होंने उनके आईसी कमेटी ने नहीं सुना, उसको टेकअप नहीं किया और उसकी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं की। दुर्भाग्य है इस देश का कि एक बच्ची को न्याय की आस में अपनी जान गंवानी पड़ी। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। जो ओडिशा में हो रहा है वो महिलाओं के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इनका डॉक्टर सब काम नहीं करता, कोई भी देखता नहीं उसको, देख के प्रतिक्रिया भी किया, एमएलए के पास गई, एमपी के पास गई, कोई प्रतिक्रिया नहीं। 2 करोड़ मुआवजा उसे दिया जाए, उसके परिवार को। बात ओडिशा की हो रही है तो आपके लिए जानना यह भी जरूरी है कि ओडिशा क्यों महिलाओं और छात्राओं के लिए अनसेफ बनता जा रहा है। इसको जानने के लिए हमें एनसीआरबी के आंकड़े देखने चाहिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक ओडिशा में साल 2019 में 1382 रेप केस दर्ज हुए थे, यानी हर दिन 4 रेप केस। साल 2020 में 1211 रेप की वारदात हुई, यानी हर दिन ओडिशा में 3 रेप केस रिपोर्ट हुए। साल 2021 की ही बात कर लें तो यहां 1456 रेप केस दर्ज हुए, यानी हर दिन 4 केस, जबकि साल 2022 में 1464 रेप की वारदातें हुई, यानी हर दिन 4 रेप की वारदातें ओडिशा में हुई। इस मामले को लेकर एक अपडेट आपको और दे देते हैं। बालासोर आत्मदाह मामले में पीड़िता की मौत के बाद अब यूजीसी ने जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति बनाई है। ये समिति आत्मदाह मामले से जुड़ी परिस्थितियों की जांच करते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अपने सुझाव देगी। Welcome Tesla to India. मुंबई के बीकेसी में टेस्ला का जो एक्सपीरियंस सेंटर है वो यहाँ पर खुल चुका है। ये टेस्ला मॉडल Y है जिसमें मैं बैठी हूँ। बहुत ही कंफर्टेबल सीट है यहाँ पर। गाड़ी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी कि आपकी गाड़ी लॉक है नहीं है, तो ये बटन दबाकर इस तरह आप गाड़ी से बाहर आ सकते हैं। आज 15 जुलाई है और आज सिर्फ टेस्ला ने ही हिंदुस्तान में दस्तक नहीं दी है, बल्कि आज ही देश ने नया इतिहास रचा है। आज शुभांशु शुक्ला जब अंतरिक्ष में हिंदुस्तान का परचम लहराकर धरती पर वापस लौटे तो पूरा देश गर्व से भर उठा। शुभांशु की इस एक तस्वीर के लिए पूरा भारत इंतजार कर रहा था। 18 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद शुभांशु पृथ्वी पर वापस आए तो मुस्कुराते चेहरे के साथ अभिवादन किया, जबकि उनकी मां बेटे की वापसी पर बेहद भावुक नजर आई। शुभांशु की अंतरिक्ष यात्रा को प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन गगनयान के लिए मील का पत्थर बताया है। अब ये तस्वीर देखिए। शुभांशु समेत जब चारों अंतरिक्ष यात्री ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकल रहे थे तो जो टीम इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रही थी वो स्पेसएक्स थी। स्पेसएक्स के बनाए ड्रैगन कैप्सूल से ही शुभांशु अंतरिक्ष गए और वापस लौटे। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स, जिसे इलॉन मस्क ने बनाया है, और संयोग ऐसा है कि आज ही इलॉन मस्क की टेस्ला ने हिंदुस्तान में कदम रखा है। टेस्ला सिर्फ कार नहीं, एक सपना है। टेस्ला जो कार कंपनी का नाम नहीं बल्कि तकनीक की दुनिया में नई क्रांति का नाम है। टेस्ला ख्वाबों के आसमान की सैर कराती है।
एक ऐसी कार जिसके बारे में सालों पहले आप किस्से कहानियों में सुना करते थे। I love Tesla. जिस कार के किस्से आप फिल्मों में देखा करते थे, जो तस्वीर कभी ख्वाब में दिखती थी, आज वो हकीकत की जमीन पर हिंदुस्तान से बात करने आ पहुंची है। Welcome Tesla to India. तो मेहरबान कदरदान दिल थाम कर बैठिए, जिसका कई सालों से था इंतजार, वो टेस्ला भारत को कर रही है सलाम। कई वर्षों से जिसका इंतजार हम कर रहे थे, वो टेस्ला कार आज टेस्ला ने मुंबई से लॉन्च की है। अपना भारत का पहला एक्सपीरियंस सेंटर, अपनी भारत की एंट्री आज उन्होंने मुंबई से अनाउंस की है। मुंबई में एक्सपीरियंस सेंटर के साथ साथ डिलीवरी की व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था और सर्विसिंग की व्यवस्था, ये सारी खड़ा कर रहा है। तस्वीरें मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की हैं, जहां टेस्ला ने अपना पहला शोरूम खोला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस टेस्ला शोरूम का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। भारत में अभी टेस्ला की सिर्फ मॉडल वाई कार ही बेची जाएगी। एबीपी न्यूज संवाददाता नम्रता दिखा रही हैं कि भारत पहुंची टेस्ला अंदर से कैसी दिख रही है। इस पर बैठकर आपको बता दें कि क्या कुछ नया लेकर आया गया है। मॉडल वाई है, ये नई टेक्नोलॉजी के साथ है। ईवी कार्स की डिमांड भारत में लगातार बढ़ती जा रही है और ये लाल चमचमाती कार के साथ जो वाइट रंग के मॉडल है उसको भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ये पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मैं दरवाज़ा आपको बंद करके दिखाती हूँ। बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस है इसके साथ। इंटीरियर की अगर बात करें तो ये जो पूरा पैनोरामिक सनरूफ है वो यहाँ पर बनाया गया है। मॉडल वाई 2023-24 की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है। यानी कि जो ब्रेक और तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, जब एक्सीडेंट की स्थिति होगी तो जो ब्रेक है वो ऑटोमेटिक तौर पर अपने आप लग जाएगा। जब एक्सीडेंट होगा तो वो ड्राइवर को एक मैसेज जो है वो सबसे पहले दे देगा। ये टेस्ला मॉडल वाई है जिसमें मैं बैठी हूँ। बहुत ही कंफर्टेबल सीट है यहाँ पर और स्क्रीन पर, क्योंकि ड्राइवरलेस कार का मैं जिक्र कर रही हूँ, तो जब स्क्रीन पर आपको तमाम तरह की सुविधाएं, सारी वो चीज़ें मिल जाएंगी। इस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी कि आपकी गाड़ी लॉक है नहीं है। और इस गाड़ी का जिक्र मैं कर रही हूँ कि पीछे की जो डोर्स ओपन है, पीछे जो डिक्की है, इसको शिफ्ट करके आप स्पेस कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है वो फिलहाल देखने मिल रही है। तो ये बटन दबाकर इस तरह आप गाड़ी से बाहर आ सकते हैं। चीन से आयात किया गया टेस्ला का ये वाई मॉडल इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद भारत में 60 लाख रुपए का मिलेगा। चलिए आपको टेस्ला की कीमत का थोड़ा हिसाब किताब दे देते हैं। टेस्ला की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप कार की बुकिंग कर सकते हैं। मुंबई में रियल व्हील ड्राइव की कीमत ऑन रोड 61,95,000 रुपए होगी, जबकि ऑल व्हील ड्राइव की कीमत 69,15,000 रुपए। वहीं अमेरिका में RWD वर्जन की एक्स शोरूम कीमत 32 लाख रुपए है, जबकि ऑल व्हील ड्राइव 35 लाख रुपए का है। यानी भारत में टेस्ला के ये दोनों वर्जन करीब 28 से 34 लाख रुपए तक महंगे हैं। और टेस्ला इन मुंबई, वाओ, बहुत अच्छी फीलिंग है। बहुत कॉम्पिटिटिव रहेगा। मेरे हिसाब से ये प्राइस बहुत ही रीजनेबल है। टेस्ला H61, वाओ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांग सकते। मेरे हिसाब से तो ये सही प्राइस है और दूसरे कॉम्पिटिटर्स को, महिंद्रा को और बाकी सबको काफी इश्यू होने वाला है। अब आपके मन में सवाल होगा कि टेस्ला के रियल व्हील ड्राइव यानी RWD और लॉन्ग रेंज रियल व्हील ड्राइव में क्या फर्क है? दरअसल दोनों वर्जन में बैटरी का फर्क है। टेस्ला मॉडल वाई के RWD वेरिएंट में 60 किलोवाट आवर बैटरी मिलती है, जो करीब 500 किलोमीटर की रेंज देती है, जबकि लॉन्ग रेंज RWD वेरिएंट में 75 किलोवाट आवर बैटरी है, जिससे रेंज 622 किलोमीटर तक हो जाती है।
टेस्ला की जो नई गाड़ी है उसकी खासियत ये है कि इसका जो एक एक कर्व है, एक एक जो डिज़ाइन है वो हर एक रीज़न के तौर पर बनाया गया, यानी कि जब रफ्तार से आपकी गाड़ी जाएगी तो इस रफ्तार में क्या कुछ मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि मॉडल वाई, ये जो मॉडल वाई आप देख रहे हैं, इसकी खासियत ये है कि महज 6 सेकंड में ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। यानी कि अगर आप इस गाड़ी को एक बार चार्ज करते हैं तो 600 से ज़्यादा किलोमीटर ये पूरी गाड़ी चल पाएगी। दरअसल पूरी दुनिया को टेस्ला ने अपने ड्राइवरलेस फीचर से सबसे ज्यादा चौंकाया था। ये तस्वीरें करीब 2 हफ्ते पहले ही टेस्ला ने अपने आधिकारिक पेज पर अपलोड की और ये बताया कि कैसे टेस्ला की डिलीवरी उसके मालिक तक हुई, वो भी बिना ड्राइवर के। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार है, यानी बिजली से चलती है और दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ जब कार खुद फैक्ट्री से बिना ड्राइवर के चलकर खरीदार के घर तक पहुंची। देखिए कैसे ये कार सिग्नल आने पर रुक जाती है और सामने अगर कोई कार या व्यक्ति आता है तो भी गाड़ी रुक जाती है। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क ने अपने जन्मदिन पर फुल्ली ऑटोनोमस यानी अपने आप चलने वाली टेस्ला कार की डिलीवरी की। आपको सुनकर शायद हैरानी होगी कि ग्राहक के घर पहुंचने वाली ये टेस्ला का मॉडल वाई है। वही मॉडल वाई जो भारत में लॉन्च हुआ है। अब आपके मन में सवाल होगा कि भारत में लॉन्च हुआ टेस्ला का ये मॉडल वाई भी क्या ड्राइवरलेस फीचर के साथ आया है? भारत में लॉन्च टेस्ला की मॉडल वाई कार में फुल सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटी यानी ड्राइवरलेस चलने का फीचर ऑप्शनल रूप से दिया गया है। कार की कीमत के अलावा 6 लाख रुपए ज्यादा देकर फुल सेल्फ ड्राइविंग फीचर को अनलॉक किया जा सकता है। मतलब ये कि तकनीकी रूप से भारत में सेल्फ ड्राइविंग यानी ड्राइवरलेस मॉडल की सुविधा दी जा रही है। बहुत एक्साइटेड है, मुझे तो कार देखना ही है बिकॉज ये एक ऑटोनोमस ड्राइविंग कार है, इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड की नंबर 1 ईवी कार है, तो एज अ कार एंथुसियास्ट मुझे तो ये गाड़ी देखना ही है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में ड्राइवरलेस फीचर का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कह चुके हैं कि भारत सरकार ड्राइवरलेस कारों को देश में अनुमति नहीं देगी। लेकिन टेस्ला की इस कार में इसके अलावा भी ऐसे कई फीचर्स हैं जो इसे आम कारों से अलग करते हैं। कार मुख्य तौर पर सेंसर और सॉफ्टवेयर के जरिए ही कंट्रोल होती है। ऐसा नहीं है कि कार में कोई खराबी आई तो आप कहीं भी ठीक करा लेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि टेस्ला की इस कार में ऐसा कौन सा टशन है जो कहीं और नहीं नजर आता। टेस्ला की फैक्ट्री है जहां स्टील से लेकर एल्यूमिनियम शीट को काटने, मोड़ने और जोड़ने तक में रोबोट बड़ी भूमिका निभाते हैं। टेस्ला की कार बनने में 50% से ज्यादा काम रोबोट के जरिए होता है। तस्वीरों को देखकर लगता है कि मानो आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। तो चलिए अब भारत में लॉन्च हुई इस टेस्ला कार के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में लॉन्च टेस्ला का मॉडल वाई 7 रंगों में मिलेगा। ग्रे, व्हाइट, डायमंड ब्लैक, ग्लेशियर ब्लू, क्विक सिल्वर और अल्ट्रा रेड। गुरुग्राम, मुंबई और दिल्ली में कार बुकिंग के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। टेस्ला के मुताबिक अगर आज आप कार बुक करते हो तो अक्टूबर तक आपको डिलीवरी दी जाएगी। इतना ही नहीं,
ऑनलाइन बुकिंग के लिए कार्ड और यूपीआई पेमेंट की भी सुविधा उपलब्ध है। टेस्ला की कार 295 हॉर्स पावर वाली है, जो सिर्फ 5.5 सेकंड के भीतर 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने लगेगी। कार की टॉप स्पीड 201 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जबकि सर्टिफाइड रेंज 500 किलोमीटर है। सबसे खास बात यह है कि कार की बैटरी सुपरचार्जर से सिर्फ 15 मिनट में इतनी चार्ज हो जाएगी कि 238 से 267 किलोमीटर तक जा सकेगी। आपको चार्जिंग स्टेशन भी जो है वो घर पर मिल जाएंगे। तो इसको चार्ज कैसे करना है तो उसकी तस्वीर दिखाती हूँ। ये टेस्ला का जो है वो चार्जिंग पॉइंट है। जैसे आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं पेट्रोल भरवाने हैं और ईवी गाड़ियाँ जो होती हैं उनको चार्ज करना पड़ता है, तो इस तरह ये जो चार्जिंग सॉकेट है इसको आपको अपनी गाड़ी में लगाना है। उसके बाद ये पूरी जो गाड़ी है वो चार्ज होगी। तो ये पाइप आप जो देख पा रहे हैं इसको कुछ नहीं करना, ये जो प्लग है इसको बस आपको बाहर खींचना है और इसको अपनी गाड़ी में लगाना। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत में अभी किसी के पास टेस्ला नहीं है। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख के 40वें जन्मदिन पर उनकी पत्नी जेनेलिया डिसूजा ने उन्हें टेस्ला कार तोहफे में दी थी। भारत में अभी सिर्फ 4 लोगों के पास टेस्ला कार है। महंगी कार का शौक रखने वाले मुकेश अंबानी के पास एक नहीं बल्कि 2 टेस्ला कारें हैं। मुकेश अंबानी ने साल 2019 में पहली टेस्ला कार खरीदी थी। उनकी पहली टेस्ला कार मॉडल S100D है। अंबानी की टेस्ला का ये मॉडल एक बार पूरा चार्ज करने पर 495 किलोमीटर दौड़ सकता है। दरअसल टेस्ला के शौकीन तो हिंदुस्तान में बहुत हैं, लेकिन टेस्ला के इंपोर्ट ड्यूटी वाले पेंच की वजह से भारत को लंबा इंतजार करना पड़ा। I must share with you that in 2015 when I went to US, I had my first ride in Tesla, and then I thought that we require such vehicle for mobility in India, but it took you 10 years to come to India. खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि 2015 में टेस्ला की सवारी की थी, लेकिन भारत तक पहुंचने में 10 साल लग गए। दरअसल टेस्ला की राह में भारत में लगाई जाने वाली इंपोर्ट ड्यूटी एक बड़ा रोड़ा साबित होती रही है। भारत में टेस्ला महंगी इसलिए है क्योंकि सरकार बाहर आयात होने वाली यानी इंपोर्टेड कारों पर 70 से 110% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क कई सालों से भारत में लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी पर चिंता व्यक्त करते रहे हैं। मस्क भारत में अपनी कार के लिए नियमों में ढील चाहते हैं, जबकि हिंदुस्तान में टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी घरेलू कंपनियां इसका सख्ती से विरोध कर रही हैं। घरेलू कंपनियों के मुताबिक अगर विदेशी कंपनियों को छूट मिली तो उनके साथ अन्याय होगा। देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसे कई मौके आए जब मोदी और एलन मस्क की मुलाकात हुई। जब दोनों के बीच बात और मुलाकात की तस्वीरें आई, हर तरफ बस एक ही चर्चा हुई कि क्या टेस्ला के भारत आने का रास्ता साफ होगा। यहाँ तक कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने भी मस्क की इस चिंता का खुलकर समर्थन किया था। के पास एक शानदार कार है, लेकिन उनकी कार कंपनी के साथ जो हो रहा है वो शर्मनाक है। वो कमाल है। मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। जब उन्होंने मेरा समर्थन किया तब मुझे उन्हें जानने का मौका मिला। खैर, अब ट्रंप और मस्क में उतना दोस्ताना नहीं रहा, लेकिन भारत सरकार ने तो पिछले साल ही इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पेश करते हुए नियमों में कुछ बदलाव किए थे। सरकार ने अपनी पॉलिसी में कहा था कि अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में कम से कम 4150 करोड़ का निवेश करके फैक्ट्री लगाती है तो उसे हर साल
8,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों को सिर्फ 15% ड्यूटी पर आयात करने की इजाजत मिल जाएगी। लेकिन एलन मस्क ने अभी तक भारत में फैक्ट्री लगाने का कोई वादा नहीं किया है। पिछले साल मस्क भारत भी आने वाले थे, लेकिन फैक्ट्री को लेकर कोई कदम अब तक नहीं उठाया गया। भारत और अमेरिका के बीच में आने वाले हफ्तों में ट्रेड डील होने की उम्मीद है, और अगर इस ट्रेड डील में कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई तो मॉडल जो वाई है टेस्ला का वो सस्ता हो जाएगा। और अगर टेस्ला ने प्लांट ही भारत में खोल दिया तो टेस्ला की गाड़ियों की कीमतें और कम नजर आएंगी। तय है कि टेस्ला के शौकीन उसके बहुत जल्द सस्ता होने का इंतजार कर रहे होंगे ताकि ख्वाबों की सवारी को हकीकत बना सके। तो मेरे साथ भारत की बात में आज बस इतना ही। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।